गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अंशु सैलिस कुलदीप कल्लू कल्लू यार नाम ठीक कर ले भाई। ऑन है माइक तो साउंड आ रहा है क्या? विक्रम तनुजा नितेश तांत्रिक भाई दिमाग चल गया क्या? इतना बड़ा लंबा कमेंट कौन करता है? स्क्रीन भी छोटी पड़ गई यार कमेंट के लिए। कितने घंटे में टाइप किया था ये? अंकुर कमेंट कर रहा है इतना लेट क्यों? 5 मिनट बकवास मत करो, इतना लेट क्यों? और वो जल्दी से टॉपिक बताओ, क्या करा था लास्ट टॉपिक पे? टॉपिक कमेंट किया करो सीधा। लास्ट टॉपिक बताओ क्या कराया था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब आ रहे हैं काफी सारे लोगों के। तो हम विजय मनीष महावीर विद्युत शैलेश सतीश पवन संटू। लास्ट टॉपिक टी खत्म हो गया था। मैं पूछ रहा हूँ टॉपिक क्या कराया था, वो कमेंट। उसी में कंटिन्यू करो। टीथ मतलब यहां तक का बक्कल कैविटी पूरा हो गया, आप ये कह सकते हो। Okay? बक्कल कैविटी पूरा हो गया, आप ये कह सकते हो। बक्कल कैविटी के बाद नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो आपको हेडिंग डालना है ईसोफेगस। ईसोफेगस या लिखा जाता है ईसोफेगस, या आप इसको कह सकते हो फूड पाइप, यानी कि हिंदी में एक ही नाम होगा इसका, ग्रास नली। ओके, एक ही नाम होगा इसका, ग्रास नली। कमेंट करना बंद करो क्योंकि अब मैंने पढ़ाना शुरू किया है। फिर लास्ट के 15-20 मिनट में खूब डाउट पूछना, खूब कमेंट करना, कोई इशू। ओके, अभी शांत रहना है सारे लोगों को क्योंकि मैं चीजों को समझा रहा हूं, तो समझो इन सारी चीज। ओके, सबसे पहला पॉइंट होगा कि जो इसोफेगस वाला सेक्शन होता है इसकी लेंथ कितनी होती है? इनके डलवा देना सर। लेंथ होती है इनकी 25 सेंटीमीटर। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है, मतलब इसका कार्य क्या है? तो आंसर क्या होगा? इसका फंक्शन या कार्य होता है सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट फूड। ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम फ्रॉम वक्कल कैविटी टू वक्कल कैविटी टू स्टमक। ठीक है, मतलब फंक्शन क्या होगा इसका? तो आपका आंसर होगा जो फूड होता है इसका कार्य क्या होगा? तो आंसर होगा जो भोजन होता है, बहुत ध्यान से समझना, भोजन को भोजन को मुख गुहा से, कहां से? मुख गुहा से कहां तक पहुंचाना? मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाना। मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाना। ओके, मैं पहले ही बता रहा हूं, कभी किसी के भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा मैं अभी। ओके, लास्ट के 30 मिनट तक खूब, आध घंटे तक खूब कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि जो फूड पाइप होता है क्या इसमें डाइजेशन होता है? तो आंसर होगा नो, नो डाइजेशन। ओके, इसमें पाचन नहीं होता है। ओके, इसमें पाचन नहीं होता। क्लियर है ना यहां तक? इसमें डाइजेशन नहीं होता है, ये वाली बात हमें ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अब ध्यान से समझना भाई, मैंने आपको बताया था यहां पे, ये मानकर चलो ईसोफेगस हो गया, और इसी ईसोफेगस का ये नीचे लोअर पार्ट जो होगा ये किससे जाके कनेक्ट हो जाता है? और आपका आंसर होगा ये कनेक्ट हो जाता है किससे? सेकेंड।
ये जो पाइप है ये कौन सा हो जाएगा, ये ईसोफेगस होगा, है ना। अब अगला पॉइंट बहुत ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं। ईसोफेगस जो होता है, ग्रास नली जो होती है, इसमें एक मोशन होती है। इस मोशन को कहा जाता है पैरिस्टलिसिस मोशन। पैरिस्टलिसिस मोशन कहा जाता है इसको, है ना। हिंदी में बोला जाता है इसको क्रमांकुचन गति। क्रमांकुचन गति का मतलब क्या होता है, इस बात को समझना। बक्कल कैविटी का फंक्शन हमने पढ़ा था कि बक्कल कैविटी जो है वो, बक्कल कैविटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बक्कल कैविटी जो होती है इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को क्या करना, भोजन को पीसना, काटना, चीरना, फाड़ना, पीसना, ग्रैंड बना दिया। और हमारे यहाँ कुछ लार ग्रंथियां होती हैं जिनको ग्लैंड को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, उन ग्लैंड से कुछ एंजाइम निकलते हैं। फाइनली लार और भोजन, पिसा हुआ भोजन और लार जो होता है वो होता है बोलस कहलाता है। मैं लिखाऊंगा सारी चीजें, परेशान मत हो सर ये नहीं कराया वो नहीं कराया, चैप्टर का एंड होने के बाद बताना क्या नहीं कराया। तो जो लार होती है, लार हमारे भोजन में मिला दी। लार को भोजन में किसने मिलाया, जीव ने मिलाया। तो लार प्लस पिसा हुआ भोजन बराबर बोलस, बोलस कहलाता है। अब वो बोलस जो है नीचे की तरफ हमारे गले में कैसे उतरता है, वही मोशन कहलाती है पैरास्टेलिसिस मोशन। अब पैरास्टेलिसिस मोशन जो होती है, वो पैरास्टेलिसिस मोशन किस प्रकार का मोशन होता है वो समझना है आपको। ओके, पहली बात तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन होती है पैरास्टेलिसिस मोशन की डेफिनेशन जो होती है वो होती है एडजस्ट इट्स साइज अकॉर्डिंग टू फूड। ओके, मतलब कि भोजन के अनुसार क्या करना, भोजन के अनुसार आकार ग्रहण करना, भोजन के अनुसार आकार ग्रहण करना। ओके, भोजन के अनुसार क्या करना, आकार ग्रहण करना। ठीक, अब समझो इस चीज को कैसे। देखो, मानकर चलो ये है, इसमें फूड आया ऊपर से, इतना सारा फूड आया है। ठीक, इसकी कंडीशन क्या होगी ध्यान से समझना। ऐसे कंडीशन बनेगी, जैसे ही फूड यहां पे आया, ठीक है ना, तो फूड यहां पे आया तो यहां पे क्या कर गई, यहां पे एक्सपेंड कर गई नली, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव किया, और जब नीचे की तरफ मूव किया तो जिस स्थान पर ये फूड था, अब देखो ये किनारे वाले भाग यहाँ पे कैसे होंगे, मानकर चलो फूड यहां आ गया, तो फूड जो होगा, ये फूड जो होगा यहां नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो अब ये वाला भाग क्या होगा, आपस में से सिकुड़ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप ऐसे समझ लो, इस मार्कर में क्या पड़ी हुई है, एक बॉल पड़ी हुई है। उस बॉल को मुझे बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां प्रेस करूंगा। जब ये दोनों भाग आपस में ऐसे करके प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा या नहीं होगा, प्रेशर क्या होगा, इससे बढ़ेगा। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो फूड नीचे की तरफ सरकेगा। अब फूड यहां आ गया, तो अब ये वाले भाग जो होंगे ये प्रेशर बनाएंगे, यहां आ गया, ये वाले भाग प्रेशर बनाएंगे, और ये जाके टप से जाके गिर जाएगा किसमें, स्टमक में जाके गिर। तो पैरास्टेलिसिस मोशन क्या होगा, तब आंसर होगा पैरास्टेलिसिस मोशन का मतलब होगा कि फूड के साइज के अकॉर्डिंग पहले अपने साइज को एडजस्ट करना, फिर धीरे धीरे फूड का नीचे की तरफ जाना, इसी को कहा जाता है क्रमांकुचन गति। अब यहां से क्वेश्चंस क्या बनता है, इस वाले पॉइंट से जो मैंने हेडिंग डाला हुआ है ग्रास नली से, ध्यान से सुनना। ओके, कमेंट मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई फायदा नहीं होगा कमेंट करने का, कम करो ये कमेंट। ओके, और डाउट वाले कमेंट कम होते हैं, बकवास वाले कमेंट ज्यादा होते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या बनते हैं ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि हमारी बॉडी में पैरास्टेलिसिस मोशन कहां होता है, हमारे शरीर में क्रमांकुचन गति कहां होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसोफेगस या ग्रास नली में। क्लियर है ना यहां तक। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या ग्रास नली में पाचन क्रिया होती है, तो मैंने लिखा हुआ है यहां पे नो डाइजेशन, पाचन नहीं होता है। ओके, ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका केवल और केवल एक छोटा सा फंक्शन है कि जो फूड हमारे यहां गले में है, उस गले से फूड को नीचे हमारे यहां जो स्टमक है, यहां से उस स्टमक में फूड को उतारना। बात क्लियर है ना यहां तक। अगर आपसे लेंथ पूछी जाती है, अब देखो हमारा जो ये थ्रोट वाला जो पार्ट होता है, हमारा गला जो होता है, इसमें दो तरह के पाइप होते हैं।
मैं ऐसे सामने खड़ा हुआ हूं तो ये वाला जो भाग है ये यहां पे एक पाइप होगा, ठीक है। इस पाइप को क्या कहा जाएगा, ये विंड पाइप होगा, ना कि फूड पाइप। इसकी लंबाई जो होती है वो होती है केवल और केवल 12.5 सेंटीमीटर, ओके। 12.5 सेंटीमीटर होती है। और जो इसके जस्ट पीछे पाइप होता है वो होता है ईसोफेगस। और ईसोफेगस की जो लेंथ होती है वो होती है लगभग, मैंने लिखा हुआ है, ईसोफेगस की लेंथ होती है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब कि आप कह सकते हो कि जो फेफड़े हैं हमारे वो थोड़ा ऊपर होते हैं, किसकी अपेक्षा, हमारे स्टमक की अपेक्षा। भाई सिंपल सी बात है। जो हमारा विंड पाइप है वो जाके किससे कनेक्ट हो जाता है, विंड पाइप जो है वो जाके फेफड़ों से कनेक्ट हो जाता है। और जो फूड पाइप है वो जाके किससे कनेक्ट होता है, तो आंसर होगा सर आपका फूड पाइप जाके कनेक्ट हो जाता है स्टमक या आमाशय से। तो फूड पाइप जब आमाशय से जाके कनेक्ट हो जाएगा और फूड पाइप की लेंथ ज्यादा है, तो नीचे कौन ज्यादा रहेगा, फेफड़े या आमाशय, तो आंसर होगा नीचे की तरफ रहेगा आमाशय। बात बराबर है ना यहां तक। विद्युत का डाउट आ रहा है क्योंकि ये थोड़े नेक्स्ट लेवल वाले स्टूडेंट हैं, जिनसे कितना भी कहो कि अभी बकवास मत करो, लेकिन कुछ होता है ना अलग स्वैग वाले, बोले नहीं हमें नहीं समझना आपकी बात को। व्हाट इज एडम्स एप्पल। विद्युत पहली बात तो ये कि ये बकवासबाजी वाले कमेंट अभी नहीं करोगे। जब मैं आपको 30 मिनट का टाइम दे रहा हूं तो मुझे लगता है कि आप उसी टाइम को यूटिलाइज करोगे। दूसरी बात, एडम्स एप्पल जो होता है हमारे गले में, इसको हिंदी में टेंटुआ कहा जाता है। एक उंगली नुमा संरचना निकली हुई होती है जो कि हमारे फूड को निगलने में आसानी करती है। आगे बात समझ में। जब फूड वहां पे पहुंचता है तो एडम्स एप्पल जो होता है फूड को नीचे की तरफ उसको खिसकाने में मदद करता है। एडम्स एप्पल को हिंदी में टेंटुआ भी कहा जाता है। सारी चीजें बता दूंगा, कमेंट कम करो। होना कुछ नहीं है। एक बात और आज फिर दोबारा समझ लो, कहां किस स्टेप में मुझे क्या बताना है मुझे पता है, ना कि आपको पता है। पूरा मुझे बताने दो, उसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट बचता है ना तो इस मिनट में खूब डाउट पूछो। केबीसी खेलोगे तो सिलेबस आपका लेट होगा, ये इस बात को आप जहन में बिठा लो। एक लाइन में इधर बोलूंगा, फिर एक लाइन आपका डाउट बताऊंगा, फिर दूसरे वाले कोई लगेगा बोले यार इसने डाउट क्लियर कर लिया, इसने तो पैसा वसूल लिया, मैं रह गया। दूसरा डाउट पूछेगा, तीसरा पूछेगा, क्लास का माहौल हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। लास्ट के 30 मिनट खूब डाउट पूछो, मैं 8:30 तक क्लास लेके डाउट बताओ। 1 घंटे डाउट पूछ लो, इससे ज्यादा नहीं कर सकता भाई कुछ। अब हम यहां से क्लियर करते हुए पैरास्टेलिस मोशन से एक बार कमेंट करो बस यस या नो, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके, अब हमें समझना है किसके बारे में, स्टमक के बारे में। दोबारा सुन लो, स्टमक पढ़ोगे, स्टमक के बाद फिर छोटी आंत और बड़ी आंत पढ़ोगे, फिर लार ग्रंथि पढ़ोगे, फिर यकृत पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे आप पेनक्रियास। पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तुरंत इसके क्वेश्चंस लगवाऊंगा, उसके बाद फिर आप कोई शिकायत करोगे कि कुछ छोटा हुआ है तो। ओके, एक समझदार स्टूडेंट की तरह रहा करो। ऐसा नहीं है कि एकदम से टूट पड़े कमेंट पे ये लिखे वो। ओके, हाँ भाई। अब देखो, अब हमें समझना है स्टमक के बारे में कि स्टमक क्या। हिंदी में कहा जाता है इसको आमाशय। एक एक ऑर्गन को एक एक करके पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, देखो, हाँ भाई। देखो, स्टमक की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा कि स्टमक क्या है, तो आपका आंसर होगा ये अपने आप में एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन है यानी कि ये एक तरह से आप कह सकते हो पेशीय अंग है। ठीक है, अगला पॉइंट होगा इसका कलर कैसा होता है। रेड कलर होता है। और इसकी शेप कैसी होती है, तो आपका आंसर होगा जे शेप्ड। जे आकृति का होता है। ठीक है, जे आकृति का होता है ये, और कलर रेड होता है। ठीक, अब ध्यान से समझना है इस पॉइंट को।
यहां लगभग इस टाइप से ये हो जाएगा हमारा स्टमक। पहले तो हमें ये समझना है कि ये किस किस से जुड़ा होता है। स्टमक के ऊपर वाला जो भाग होता है, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है हमने, इसको कहा जाता है क्या? शोफेंस। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ग्रास नली, ऊपर वाले भाग, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे कहा जाता है ग्रास नली। और जो नीचे वाला भाग है इसको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसे कहा जाता है ड्यूडेनम, यानी कि हिंदी में बोलोगे आप इसको ग्रहणी। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? ग्रास नली। नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है, ठीक है। और ये वाली संरचना जो होगी ये क्या हो गया? स्टमक हो। अब स्टमक में हमें समझना है इसके कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, स्टमक के भाग कितने हैं। तो अगर हम इसके भाग की बात करेंगे तो इसके टोटल 3 पार्ट्स होते। फर्स्ट पार्ट कहलाता है इसका कार्डिया, और ये होता है अपर पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है इसका? कार्डिया कहलाता है, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट होता है? अपर पार्ट। दूसरा वाला भाग इसका कहलाता है फंडस, ये होता है मिडिल पार्ट, ठीक है। और तीसरा वाला भाग कहलाता है इसका पाइलोरिक, ये होता है इसका लोअर पार्ट। आमाशय को कितने भाग में डिवाइड कर लिया हमने? 3 भागों में, ओके। पहला भाग कौन सा हो गया? ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठा हुआ जो स्ट्रक्चर है, इधर लिख देता हूं इसको, इसको कहा जाएगा कार्डिया, ओके। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? कार्डिया कहलाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बीच वाला जो एक कैप्सूल शेप में जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, इसे कहा जाता है फंडस। और जो ये लोअर पार्ट है ये वाला, इस लोअर पार्ट को क्या कहा जाता है? तो इस लोअर पार्ट को कहा जाता है पाइलोरिक। लोअर पार्ट को क्या कहा जाता है? पाइलोरिक कहा जाता है। 3 भाग में हमने इसको डिवाइड कर लिया। ये हो गए स्टमक के पार्ट। अब ध्यान से समझना, काम का कौन सा भाग है भाई? इतना तो हिंदी वालों समझ आता है ना। अपर पार्ट का मतलब हो जाएगा ये अग्र भाग, और मिडिल पार्ट का मतलब हो जाएगा मध्य भाग, और लोअर पार्ट का मतलब हो जाएगा निचला भाग। क्लियर है ना? अब साफ आपको पता चल रहा है कि कार्डिया वाला जो भाग है ये किससे जुड़ा हुआ होता है? ईसोफेगस से। और पाइलोरिक वाला भाग किससे जुड़ा हुआ होता है? तो आंसर क्या होगा? ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है ना? ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ होता है। सबसे ज्यादा काम का कौन सा भाग है इसमें, ये बात समझनी है हमें। इसका नाम है पाइलोरिक। अब देखो, बहुत ही समझने की चीज शुरू हो रही है, डिस्टर्बेंस नहीं करना है। पाइलोरिक वाला जो पार्ट है, पाइलोरिक वाला जो भाग है, पाइलोरिक वाले भाग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें नीचे की तरफ यहां पर कुछ ग्लैंड पाई जाती है। यहां पे क्या पाई जाती है? कुछ ग्लैंड पाई जाती है। और इन ग्लैंड को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है इनको, ठीक है ना? क्या कहा जाता है इनको? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और हिंदी में कहा जाता है इनको जठर ग्रंथि। दोबारा सुनो, कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जठर ग्रंथि जो होती हैं वो हमारे स्टमक के कौन से भाग में होती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? लोअर पार्ट में। और नाम पूछता है तो आप आसानी से बता ही दोगे कि सर पाइलोरिक वाले भाग में होती। क्लियर है ना? जठर ग्रंथि पाई जाती है। अब ग्लैंड क्या करती है? ग्लैंड, अब यहीं से हमें इसके बारे में सोचना है, ये सब भूल जाओ, अब ग्लैंड के बारे में सोचना है हमें, क्या क्या इससे रिलेटेड पॉइंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये होगा, पहला पॉइंट ये होगा इसके बाद, पहला पॉइंट होगा फिर इसके बाद कि ग्लैंड जो होती है, ग्लैंड से किसी ना किसी सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है ना?
किसी न किसी सब्सटेंस का सीक्रेशन होता है, और वो सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, या तो एंजाइम हो सकता है या हार्मोन हो सकता है। ग्लैंड से या तो एंजाइम निकलेगा या हार्मोन निकलेगा। इसके आधार पर भी ग्लैंड को दो भागों में बांटा जाता है, वो बात की बात है। ग्लैंड जहां कहीं भी आपको वर्ड दिख जाए तो बस आपको तुरंत ये पढ़ना है उसके आगे पीछे कि अब इससे निकला क्या, या तो एंजाइम या हार्मोन। डाइजेशन में हार्मोन का कोई भी रोल नहीं है, यहां पे एंजाइम को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, पहली बात, ये कौन कौन सी इनके अंदर सेल्स पाई जाती है? ठीक है भाई, कोशिका पाई जाएंगी या नहीं? बिना कोशिका के तो बॉडी का कोई भी ऑर्गन बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो ध्यान से समझना, इनमें कोशिका कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो इसमें कोशिका के नाम होते हैं जाइमोजिन सेल, ठीक है, एक होता है ऑक्जिंटिक सेल, और एक होता है म्यूकस सेल। आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हो कि तीन प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती हैं। दोबारा सुनो, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, 3 टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड। जठर ग्रंथि 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। मेरा बढ़ाने का, यहां पे बताने का मतलब यह है। ओके, जठर ग्रंथि से अब क्या निकलता है, तो बहुत ध्यान से सुनना। पहले हमें बस इतना समझना है कि इनसे क्या निकलेगा, और वो निकलेगा उसका यूज क्या होगा वो अगले स्टेप में समझेंगे। ठीक है, एक साथ सारी चीजों को रिलेट करके चलेंगे ना तो पसड़ सी हो जाएगी, कुछ भी समझ नहीं आने। दोबारा सुनो, पाइलोरिक वाले भाग में यहां पे क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड किसकी बनी हुई होती है? 3 कोशिकाओं की, जाइमोजिन, ऑक्जिंटिक और म्यूकस। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की अगर हम बात करेंगे तो इनसे क्या निकलता है सर? तो आपका आंसर होगा गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है, यानी कि जठर रस निकलता है। अब अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि गैस्ट्रिक जूस हमारे बॉडी के किस ऑर्गन में होता है, तो आसानी से बता दोगे आप, स्टमक में होता है। यह भी बात ध्यान में रखनी होती है, वो पूछ क्या रहा है? गैस्ट्रिक जूस इज फाउंड इन, ऑर्गन का नाम पूछ रहा है स्टमक, ग्लैंड का नाम पूछ रहा है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, और अगर ये पूछ रहा है कि स्टमक के किस पार्ट में, तो आंसर क्या बताना है आपको? पाइलोरिक वाले पार्ट में। यहां से फुट करके क्वेश्चंस निकालना सीखो। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकला? गैस्ट्रिक जूस निकला। अब यहां पे जो एक विशेष प्रकार की कोशिका थी ऑक्जेंटिक सेल, ये भी लोअर पार्ट में ही थी, इनसे क्या निकलता है? HCl। इनसे क्या निकलता है? HCl निकलता है। तो फाइनली जो काम के सब्सटेंस है, मतलब कि हमारे पूरे के पूरे स्टमक में डाइजेशन से रिलेटेड जो फंक्शन है, वो केवल और केवल 2 चीजों का फंक्शन है। और वो कौन सी चीजों का फंक्शन है? एक तो गैस्ट्रिक जूस का और एक HCl का। एक गैस्ट्रिक जूस का और एक HCl का, और यही हमें नेक्स्ट स्टेप में समझना है। ओके, दोबारा समझ लो एक बार, मैंने क्या बताया यहां पे? मस्कुलर ऑर्गन है स्टमक जो है। अगला पॉइंट है, रेड कलर का होता है, जे शेप्ड होता है। नेक्स्ट 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अपर पार्ट कार्डिया, और बीच वाला भाग फंडस, और तीसरा वाला भाग पाइलोरिक। ठीक है ना? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पाई जाती है? लोअर पार्ट में। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। और HCl किससे निकलता है? ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। क्लियर है ना यहां तक? अब देखो, अगले स्टेप में समझना है हमें HCl के बारे में और गैस्ट्रिक जूस के बारे में। इसको मैं करूंगा रफ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन मजेदार है अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे। एक बार इसको पूरा फिनिश कर दूं अपनी तरफ से, फिर मैं 5 मिनट का टाइम दूंगा आपको डाउट पूछने के लिए, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। लेकिन अभी एकदम शांत रहना है। तो हमें 2 बातें पता चली कि एक तो यहां HCl निकलेगा, और एक यहीं से क्या निकलेगा? गैस्ट्रिक जूस निकलेगा। 2 चीजें निकलेंगी। एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। पहले HCl के बारे में डिस्कशन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना? इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाएगा? HCl।
सबसे बड़ी बात, इसका मेन फंक्शन क्या होता है HCl का। HCl जो है इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, तो आप याद रखना 1.2 से लेके 1.4 के समथिंग अबाउट होती है, यानी कि ये हाई एसिड है। नाम से पता चल रहा है एसिड लगा हुआ है, pH वैल्यू लिखने की। ये क्या है, अपने आप में एसिड है। इसका फंक्शन क्या होता है वो बात बहुत ध्यान से सुनना है आपको। इसका यूज क्या होता है, पहला यूज, ये फूड को कैसा बनाता है, एसिडिक। ठीक है, फूड को कैसा बनाता है, एसिडिक बनाता है। और जितने भी प्राइमरी बैक्टीरिया होते हैं हमारे भोजन में, उन प्राइमरी बैक्टीरिया को क्या करता है, ये किलिंग का कार्य करता है। प्राइमरी बैक्टीरिया किलिंग, यानी कि जितने प्राथमिक बैक्टीरिया होते हैं, प्राथमिक जीवाणु होते हैं हमारे फूड में, उसको क्या करता है ये, उनको खत्म कर। बात को समझना। पहली बात तो कुछ हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं उनको लार जो है, ओके, लार जो है, लार बैक्टीरिया को खत्म करती है। फिर भी अगर फूड आगे आप ले गए, पेट क्या नाम है, स्टमक में पहुंच गया, स्टमक में पहुंचने के बाद फिर HCl खत्म करेगा, 2 स्टेप में बैक्टीरिया को खत्म कर जाता है। फिर भी अगर बैक्टीरिया रह गए तो बैक्टीरिया हमें खत्म करेंगे, भले ना। अब देखो, प्राथमिक बैक्टीरिया को खत्म करने का कार्य कौन करता है, HCl करता है। फिर क्या करेगा सर, ये फूड को कैसा बना देगा, फूड को ये बना देगा एसिडिक फूड। फूड को कैसा फूड बना देगा, ये एसिडिक फूड बना देगा। भोजन को कैसा बना देगा, ये अम्लीय बना देगा। और क्या करेगा सर, जितने शांत पड़े हुए एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम एक्टिवेट करने का कार्य करता है। एंजाइम को क्या करता है, एंजाइम एक्टिवेटर होता है। एंजाइम जो होते हैं उनको क्या करता है सर, ये एंजाइम को सक्रिय करता है। एंजाइम को सक्रिय, क्लियर है ना। 3 मेन फंक्शन होते हैं HCl के। अब सबसे बड़ी इंटरेस्टेड बात तो ये है कि हमारे स्टमक में जितना HCl होता है, लगभग 1.5 लीटर के समथिंग अबाउट होता है पर डे जो निकलता है। हमारे स्टमक में जो HCl होता है उस 1.5 लीटर नहीं, 600 से 700 ml के समथिंग अबाउट होता है। हमारे स्टमक में जितना HCl, मतलब जितना हार्ड HCl होता है, इन केस मतलब कैसे भी करके ऐसा किया जाए उस HCl को निकाल लिया जाए और निकालने के बाद एक व्यक्ति की स्किन पर डाल दिया जाए, तो वो इतना ज्यादा, मतलब जो नॉर्मल जो एसिड से जो स्किन जो बर्न हो जाती है उसका 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है जो हमारी बॉडी के अंदर HCl हो। अब इंटरेस्टेड बात तो ये कि जब इतना खतरनाक HCl हमारे स्टमक में भरा हुआ है तो फिर हमें इफेक्ट क्यों नहीं करता, हमें भी तो इफेक्ट कर सकता है ना। तो यही सब चीजें सिखाने के लिए तो बैच बनाओ, वो बताऊंगा मैं सारी चीज। लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है ना, ठीक है ना, हर चीज का एक टाइम होता है और वो सारी चीजें मैं खुद ही क्लियर करूंगा। भाई अगर मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं तो टीचर किस बात का, सिंपल सी बात है, बस आप समझते चलो। ये इसका फंक्शन हो गया, प्राइमरी बैक्टीरिया को खत्म करना, फूड को एसिडिक बनाना और एंजाइम एक्टिवेटर का काम करना। क्लियर है। अगला पॉइंट होगा, अब हमें ये HCl तो हमारा पूरा हो गया, अब हमें समझना है क्या, गैस्ट्रिक जूस के बारे में, फिर समझ आएगा। अब आ जाते हैं हम गैस्ट्रिक जूस पे। गैस्ट्रिक जूस यानी कि हिंदी में कहा जाएगा इसको जठर रस। अब ध्यान से समझना जठर रस के बारे में। जठर रस में सर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पहला एंजाइम रेनिन, ठीक है ना, पहला एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन। दूसरा एंजाइम पेप्सिन। तीसरा मोकश। रेनिन, दूसरा होता है क्या, पेप्सिन, और तीसरा कौन सा होता है सर, म्यूकस होता है। इसको म्यूशिन भी कहा जाता है, इस चीज को आप याद रखना। ओके, एसिडिक फूड क्यों बनाता है सर, क्योंकि ये सिंपल सी बात है भाई, ये खुद अपने आप में एसिड है। तो जब एसिड किसी भी चीज पर जाके गिरेगा, ठीक है ना, आप दही में नमक डाल रहे हो फिर आप बोल रहे हो सर दही नमकीन क्यों हो गया, एल्कोहलिक तो होगा नहीं। जब खुद की नेचर एसिडिक है तो फूड को भी एसिडिक कर देगा, सिंपल सी बात है। कॉफी तो बनाएगा नहीं,
गैस्ट्रिक जूस में कितने एंजाइम होते हैं? 3 प्रकार के। पहला एंजाइम रेनिन, दूसरा पेप्सिन, तीसरा कौन सा होगा? म्यूसिन होगा। इनका फंक्शन समझना। रेनिन क्या करता है? तो आंसर होगा रेनिन मिल्क को कन्वर्ट करता है किसमें? कर्ड में। दूध को किसमें बदल देता है ये? तब आंसर होगा दूध को बदल देता है ये दही में। और सबसे इंटरेस्टेड बात ये किसमें होता है? ये बच्चों में ही होता है, एडल्ट में नहीं होता। ये किसमें होता है? बच्चों में होता है। रेनिन जो होता है बच्चों में होता है। मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कर्ड में। दूध को दही में। आपने देखा होगा बच्चे को, जैसे कभी छोटे बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो 2 सेकंड के अंदर ही जब वो वोमिटिंग करना शुरू कर देता है तो दही जैसा मतलब सब्सटेंस वो बाहर निकालता है। पेप्सिन और म्यूसिन जो है ये बहुत समझने वाले हैं। पेप्सिन की अगर हम बात करेंगे तो इसका फंक्शन क्या है? एक बात को मैं अलग से समझा रहा हूं, उसे बहुत अच्छे से मन लगा के समझाना। अमीनो एसिड सारे लोगों ने सुना है, अमीनो अम्ल, ठीक है ना। अमीनो अम्ल की अगर हम बात करेंगे तो ये अमीनो अम्ल जो है ये क्या है? देखो, अमीनो अम्ल के लगभग 20 पार्ट्स मिलकर फॉर्मेशन करते हैं क्या? पेप्टोन का। ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? पेप्टोन का। भाई 20 अमीनो एसिड है, 20 यूनिट जो होती हैं ये मिलकर बनाती हैं क्या? पेप्टोन बनाती हैं। जैसे पहले तो अलग अलग 20 थे, 3 एक जगह जुड़ गए, 5 एक जगह जुड़ गए, 5 और 3 8 और 2 और 10 एक जगह, इस टाइप से आपस में थोड़ा थोड़ा जुड़ना शुरू कर देते। फिर नंबर ऑफ पेप्टोन मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है ना। दोबारा सुनो, प्रोटीन क्या अगर हम बात करेंगे तो प्रोटीन में क्या होता है? अब देखो, यहां से अगर आपसे पूछा जाता है प्रोटीन किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर प्रोटीन की बेसिक यूनिट अमीनो एसिड होती है, अमीनो अम्ल होती है। क्लियर है ना। फाइनली कितने प्रकार के प्रोटीन अमीनो अम्ल पाए जाते हैं प्रोटीन के अंदर? 20 प्रकार के। तो अमीनो अम्ल से पहले क्या बनेगा? पेप्टोन। फिर क्या बनेगा? प्रोटीन। ये तो फॉर्मेशन हो गया। हम खाने में क्या लेते हैं? अमीनो अम्ल नहीं, पेप्टोन नहीं, प्रोटीन लेते हैं खाने में। तो प्रोटीन को फिर डाइजेस्ट किया जाएगा तो क्या डायरेक्टली डाइजेस्ट कर लिया जाएगा? नहीं किया जा सकता डायरेक्टली डाइजेस्ट। तो फिर प्रोटीन को किस में तोड़ा जाएगा? प्रोटीन को पहले तोड़ा जाएगा पेप्टोन में, और फिर पेप्टोन को किस में तोड़ दिया जाएगा? अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में तोड़ने के बाद क्या होगा? बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी इसको। छोटी आंत और बड़ी आंत क्या करेंगे? इनको एब्जॉर्ब कर लेंगी। बात क्लियर है? एक सेकेंड। हाँ भाई, अब मैंने दोबारा सुनो, अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाया? पेप्टोन। और पेप्टोन ने मिलकर क्या बनाया? प्रोटीन। अब डाइजेशन डायरेक्ट अमीनो एसिड में नहीं होगा, प्रोटीन्स किस में डाइजेस्ट होगा? पेप्टोन में। और ये किस में होगा? अमीनो एसिड में। अब ध्यान से सुनो, प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? तो आपका आंसर होगा पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम। पूरा समझना बहुत ध्यान से, बिना कमेंट किए हुए। और काफी अच्छा लग रहा है, सारे लोग एकदम से शांत हैं। ओके, सारे लोग शांत, और ऐसे ही शांत बने रहोगे ना तो मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं, आप मैं अपना इतना बेहतर करवा अपना आपको इतना बेहतर कॉन्सेप्ट दूंगा कि आप खुद कहोगे हाँ सर मजा आ रहा है, ठीक है ना। और आप खुद सोचो, मैं घर से पढ़ाने के लिए आया हूँ, फालतू के कमेंट आ रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, मैं समाधान करने के लिए आया हूँ। मेरा माइंड डिस्टर्ब होगा, और आप भी समझदार हो, सामने जो पढ़ा रहे हैं आपको वो भी एक इंसान ही है, वो रोबोट तो है नहीं, उसकी भी मेमोरी है। माइंड ज्यादा प्रेशराइज होगा तो चीजें माइंड से स्किप होंगी, और नुकसान फिर किसका होना है आपको पता है। पेप्सिन एंजाइम ने क्या किया? प्रोटीन को किस में तोड़ दिया? पेप्टोन में तोड़ दिया, ठीक है। अब इस पेप्टोन को अमीनो एसिड में कौन तोड़ेगा? ठीक है ना, तो आपका आंसर होगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम कौन तोड़ेगा? ट्रिप्सिन एंजाइम तोड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये कहां कहां पाए जाते हैं? पेप्सिन एंजाइम कहां पाया जाता है सर? ये पाया जाता है सर
गैस्ट्रिक जूस में कहां पाया जाता है? ये गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। ओके, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, यानी कि ये पाया जाता है जठर रस में। और ट्रिप्सिन किस में पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ट्रिप्सिन पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस में। ये कहां पाया जाता है? पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। पैनक्रियाटिक जूस का मतलब क्या होगा सर? अग्नाशय रस। ये किस में पाया जाता है? अग्नाशय रस में पाया जाता है। ठीक है ना? अब एक पॉइंट ये और लिख देते हैं, ये कहां कहां होते हैं या ये कहां जाके क्रिया करते हैं। देखो, ट्रिप्सिन तो एक्शन करता है कहां पे? ये करता है इंटेस्टाइन में। ये कहां पे एक्शन लेता है? इंटेस्टाइन में। क्लियर है? आंत में। और पेप्सिन कहां लेता है? तो आपका आंसर होगा स्टमक में। ठीक है ना? हमें जरूरत किसकी होती है? अमीनो अम्ल की जरूरत होती है। ओके, हमें जरूरत किस चीज की होती है? अमीनो अम्ल की जरूरत होती है। ठीक है, तो जिस दिन प्रोटीन का, मतलब जिस दिन नहीं, जब प्रोटीन का पूरी तरह से डाइजेशन अमीनो अम्ल में हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे कंप्लीट डाइजेशन। क्या बोलेंगे हम इसको? कंप्लीट डाइजेशन। क्लियर है ना? और जब प्रोटीन का डाइजेशन केवल पेप्टोन में हुआ है तो क्या मैं इसको कंप्लीट कह सकता हूं? नहीं कह सकता। तो फिर मैं इसको क्या नाम दूंगा? पार्शियल। क्या नाम दूंगा मैं? पार्शियल, आंशिक। अगर अमीनो एसिड में हो गया तो मैं क्या बोलूंगा इसको? कंप्लीट। मेरे भाई अब यहां से क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। अगर इतना समझ में आ गया ना तो मजा आ गया। 4 से 5 क्वेश्चंस आपके तैयार हैं इससे आने वाले। देखो, पहला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? प्रोटीन का पाचन, ध्यान से सुनना, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत किस अंग में होती है? स्टमक में होती है, साफ लिखा हुआ है। क्या स्टमक के अंदर, क्या आमाशय के अंदर पूरा पाचन हो जाता है? आंसर होगा नहीं। कैसा होता है? पार्शियल होता है, आंशिक होता है, आधा पाचन होता है। प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन कहां होता है? आंत में होता है। प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो हमारे किस जूस में पाया जाता है? आंसर होगा अग्नाशय जूस में पाया जाता है। आ गई बात समझ में? अग्नाशय रस में पाया जाता है। समझ रहे हो ना बात को? अग्नाशय रस में पाया जाता है। इस पे और क्वेश्चंस निकालते हैं। प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन करने वाला जूस कौन सा है? आपका आंसर क्या होगा? अग्नाशय। अग्नाशय जूस या अग्नाशय रस है। अग्नाशय रस पूरी तरह से पाचन करता है। प्रोटीन का आंशिक पाचन करने वाला रस कौन सा है? जठर रस। जठर रस में ऐसा क्या होता है कि पार्शियल डाइजेशन कर देता है? आंसर होगा पेप्सिन एंजाइम। प्रोटीन किसका बना हुआ होता है? अमीनो एसिड का। पेप्टोन क्या होता है? आप कह सकते हो कि अमीनो एसिड मिलकर पेप्टोन बनाते हैं, पेप्टोन मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। हमें प्रोटीन की जरूरत होती है एक्चुअल में या अमीनो एसिड की? सर हमें जरूरत होती है अमीनो एसिड की, और उसको प्राप्त करने के लिए हमें डाइजेशन करना पड़ता है। ये इतना समझ आया या नहीं आया? जठर रस बात की बात है, ये सब बात की बात है। पहले ये बताओ इतना समझ आया? यस या नो? जल्दी से कमेंट। जहां जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं लैंग्वेज में भी लिखवा सकता हूं, स्लाइड भी लगवा सकता हूं, क्वेश्चंस भी लगवा सकता हूं, बशर्ते आप पर डिपेंड करेगा आप कितना रेस्पॉन्स दे रहे हैं। और मैं उन सभी अपने भाई बहनों से इतना कहना चाहूंगा कि अगर मुझे चेक करने के लिए आए हुए हो तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है? क्योंकि पिछले मैं 5 साल से इसमें आंखें फोड़ रहा हूं इसको पढ़ा पढ़ा के। कुछ लोगों का स्वैग होता है ना, मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे डाउट पूछेंगे यहाँ का, तो उनको थोड़ी सी निराशा हो सकती है। और मानकर चलो कि कोई पॉइंट मुझसे नहीं आया, इन केस ऐसा हुआ नहीं आया, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं गूगल हूं सारी चीजें आती है, तो मैं ये बोल दूंगा भाई पता नहीं है, बाद में बताऊंगा। फिनिश। हाँ जी। 1 टाइम फ्लैशबैक, कोई नहीं, एक बार नहीं 4 बार समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। कुछ लोगों के, मैक्सिमम लोगों के कमेंट जो है वो पेप्सिन एंजाइम कहां फाउंड होता है कट गया है। पेप्सिन एंजाइम ये लिखा हुआ है गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में होता है। डाउट पूछो बाप, फिर से मैं बता दूंगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं नो में, कि उनकी समझ नहीं आया, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है?
और हमारे यहाँ पे एक सीनियर मेंबर हैं हमारे इस बैच में जिनका नाम विद्युत है और उनके हमेशा डाउट इधर उधर के ही रहते हैं। हो सकता है आप ज्यादा सीनियर हो, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा सीनियरिटी अपने पास रखो, जितना समझा रहा हूं ना पहले उतना पढ़ लो। ओके, कि प्रोटीन के टाइप क्या है क्या नहीं है। प्रोटीन के बारे में 2 दिन पढ़ा के जाऊंगा जिस दिन प्रोटीन पढ़ाने आऊं। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं इस बात को थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ। व्हाट इज काइम? आई डोंट नो अबाउट काइम। ओके प्रभात, मैंने बस इतना पूछा है, ये समझ आया नहीं आया? और ये समझ में आ जाएगा ना तो फिर मैं ये भी बताऊंगा कि काइम यहां होता है, स्टमक में होता है। 4 घंटे तक जब इसका पूरी तरह से पाचन क्रिया इस पे चलती रहती है तो तब जाकर यहां पे जो इकट्ठा होगा फूड उसको कहा जाएगा काइम। सब बात की बातें हैं, आगे मत भागा करो। कैसे समझाऊं तुम्हें? दोबारा सुनो भाई, बहुत सिंपल सी चीज है यार, एक बार और समझाता हूं मैं। हाँ भाई, अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड से 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर निर्माण करते हैं पेप्टोन का। ठीक है, और पेप्टोन जो है जब वो आपस में, पेप्टोन जो है आपस में मिलकर निर्माण करते हैं 1 यूनिट प्रोटीन का। 20 का यहां मतलब यह है कि 1 यूनिट जो है प्रोटीन की उसमें कितने अमीनो अम्ल की यूनिट होती है, तो आंसर होगा 20। क्लियर है? दोबारा सुनो, अमीनो एसिड मिलकर पेप्टोन बनाते हैं, पेप्टोन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन को पेप्टोन में वापस कौन तोड़ता है, तो आंसर होगा पेप्सिन एंजाइम तोड़ता है, जो कि आमाशय में पाए जाने वाले जठर रस में होता है। प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन कौन करता है, तो आंसर होगा ट्रिप्सिन करता है, जो कि अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशय रस में पाया जाता है और ये इस पर क्रिया करता है आंत में। इतनी सी बात तैयार करनी थी। ओके, इतनी सी बात समझनी थी बस। दोबारा सुन लो भाई, ओरली बता देता हूं इसको मैं। प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ होता है? अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है? अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल मिलकर पहले बनाते हैं पेप्टोन, पेप्टोन मिलकर बनाते हैं प्रोटीन। क्लियर है? उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है पेप्सिन। क्लियर है? और उस पेप्टोन को फिर से आगे जब बढ़ेंगे तो उसको कौन बोलेगा, उसमें कौन बदलेगा, तो आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है? अब मुझे यहां पे क्या लिखना है, जल्दी से कमेंट आप करो, जल्दी से बताओ। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन जो होगा वो ट्रिप्सिन करेगा सिप। ओके, और वो होगा छोटी आंत में। हाँ जी, बताओ पेप्सिन का फंक्शन अब यहां पे, पेप्सिन का फंक्शन बताओ जल्दी से। पेप्सिन का फंक्शन बताओ जल्दी से। सिप का कमेंट आया, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन इंटेस्टाइन में हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सिप। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन नहीं, ये क्या नाम है, आप यहां पे ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन नहीं बोलोगे, ना डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बोलोगे, आप ये बोलोगे यहां पे, आप यहां पे, दीपेश आपका कमेंट पढ़ लिया मैंने और अभी आप इस कमेंट को नेग्लेक्ट करो। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना, गुड। या फिर आप इसको बोलोगे प्रोटीन को पेप्टोन में तो बदलना ही बदलना, या फिर आप इसको ऐसे लिखोगे पार्शियल डाइजेशन, ये ज्यादा वर्ड ठीक रहेगा, पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना? यानी कि हिंदी में कहा जाएगा इसको प्रोटीन का आंशिक पाचन करना, प्रोटीन का आंशिक पाचन करना पेप्सिन का फंक्शन हो जाए। ठीक है, प्रोटीन का आंशिक पाचन करना। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आंशिक पाचन में क्या होगा, तब आपको बताना है कि सर प्रोटीन जो होगा ये टूट जाएगा किस में? पेप्टोन में। बस 2 मिनट का और है स्टमक।
फिर सब समझ आ जाएगा काइम वगैरह कैसे क्या है। अब बात बचती है म्यूकस क्या करता है सर। म्यूकस का बस एक लाइन में मैं लिखूंगा, या म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है किससे, प्रोटेक्ट बाई HCl। ओके, प्रोटेक्ट बाई HCl। जो मैं आपसे कह रहा था ना कि HCl होने के बावजूद भी हमारा स्टमक इफेक्ट नहीं होता, किसके कारण, तो आंसर होगा म्यूकस के कारण। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मानकर चलो एक नॉन वेजिटेरियन है, व्यक्ति है, एक नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, और उसे मीट का टुकड़ा दे दिया गया खाने के लिए, इंसान की मीट दे देगी ऐसे समझ लो, वो मीट का टुकड़ा उसके स्टमक में जाएगा और स्टमक उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो सेल्फ डाइजेशन क्यों नहीं होता स्टमक में, समझ रहे हो ना, सेल्फ डाइजेशन क्यों नहीं होता स्टमक में, क्लियर है। तो आंसर क्या होगा, म्यूकस के कारण। अब समझो यहां पे होता क्या है, ठीक है ना, अब पूरा खेल क्या है यहां पे समझो। ये फूड है और ये फूड पहुंच गया कहां, स्टमक में। ये फूड कहां पहुंच गया सर, स्टमक। बहुत ध्यान से समझना है बिना कमेंट किए, पहले मुझे पूरा बताने दिया। फूड कहां पहुंच गया सर, स्टमक में पहुंच गया। सबसे पहले क्रिया कौन करता है इस पे, तो ध्यान से समझना। फर्स्ट नंबर पे जो इसमें रिएक्शन करेगा वो करेगा सर म्यूकस। कौन क्रिया करेगा, तो आपका आंसर होगा म्यूकस। क्या करेगा सर म्यूकस, म्यूकस क्या करेगा, एक लेयर बनाएगा, म्यूकस फॉर्म्ड अ लेयर। म्यूकस क्या करेगा सर, तो आपका आंसर होगा सर म्यूकस एक परत बनाता है। म्यूकस ने क्या किया, एक परत बनाई, म्यूकस एक परत बनाता, क्लियर है ना, एक परत बना के तैयार कर दी सर उसने। और कौन सी परत है ये ब्लैक वाली। म्यूकस ने क्या किया, एक ये लेयर बना के तैयार कर दी। ओके, और लेयर बना के क्यों तैयार कर दी, क्योंकि आप ऐसे समझ लो इसको पता है कि थोड़ी देर में कौन आने वाला है, HCl आने वाला, इसने एक लेयर बना के तैयार कर। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में कौन रिएक्शन करेगा, तो आपका आंसर होगा सेकंड स्टेप में रिएक्शन करेगा फिर HCl। HCl के बाद फिर रिएक्शन कौन करेगा, तो आपका आंसर होगा पेप्सिन एंड रेन। पेप्सिन एंड रेन इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप इस पे रिएक्शन करते चले जाएंगे। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कितनी देर तक चलेगा, तो आपका आंसर होगा 4 घंटे तक चलेगा। इस चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो, इस चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो कि आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 घंटे तक रहता है। 4 घंटे के बाद जो फूड बचेगा यहां पे वो कैसा हो जाएगा, ये फूड हो जाएगा बिल्कुल ऐसे समझ लो आप लुगदी की तरह हो जाएगा। लुगदी का मतलब, अरे हलवा तो सारे लोग जानते हो ना, तो पूरी तरह से तरल ना पूरी तरह से ठोस, ये लुब्रिकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तरह से लुब्रिकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो कि भोजन जो है हाफ लिक्विड स्टेट लिख दूं, हाफ लिक्विड स्टेट में हो जाएगा, अर्ध तरल होगा, अर्ध तरल अवस्था में आ जाएगा भोजन। और जब ये भोजन अर्ध तरल अवस्था में आ जाएगा तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, सर आपका आंसर होगा, इसको कहा जाएगा फिर काइम। इसको क्या कहा जाएगा, काइम कहा जाएगा। और एक मेरा भाई परेशान हो रहा था, पहले के काइम क्या होता है वो बताओ। अब ज्यादा समझ में आया, पहले में बता देता काइम क्या होता है तब समझ आ, सारी चीजें करा के जाऊंगा यार, थोड़ा सा तो ट्रस्ट कर लो। अर्ध तरल अवस्था में जो होगा, अब ये क्या कहलाएगा, काइम कहलाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद फिर क्या होगा आगे, बहुत एक इंटरेस्टेड पॉइंट सुनना। ये कायम हो गया यहां, अब ये कायम किस में जाएगा, अब ये कायम जाएगा सर नीचे की तरफ ग्रहणी में। पता है यहां पे इस टाइप से 2 बाल्ब लगे रहते हैं, ऐसे यहां पे बाल्ब होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, तब आंसर होगा इनको कहा जाता है पाइलोरिक। याद आ रहा है पाइलोरिक क्या था, लोअर पार्ट, इनको कहा जाता है पाइलोरिक वाल्व।
फूड जैसे ही ऐसे प्रेशर के साथ जाता है ये बाल ऐसे खुल जाते हैं और ये फूड यहां से नीचे की तरफ आ जाता है। अब स्टमक सॉरी इंटेस्टाइन जो होती है, इंटेस्टाइन में आपको पता है क्या होगा, एक तरह से वेस्टेज टाइप में होता है भाई। जो हम वेस्टेज निकालते हैं वह के टाइम जो आप वेस्टेज निकालते हो वो सब कहां भरा हुआ है, इंटेस्टाइन वाले पार्ट से, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम वाले भाग में होता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो हमारे स्टमक में आ जाए या स्टमक के बाद हमारे मुंह से बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होता क्योंकि वाल्व उसको रोकते हैं। यहां पे पाइलोरिक वाल्व जो होते हैं ये वाल्व क्या करते हैं, बैकवर्ड मोशन को क्या करती है, ये नहीं होने देते। कौन से बाल, पाइलोरिक बाल। ओके, कौन से बाल, पाइलोरिक बाल। ठीक है, अब यहां से आने वाले क्वेश्चन सुनो ध्यान से। पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन जो है, और मैं वही क्वेश्चन रिपीट करूंगा जो अब तक एग्जाम में आए हुए हैं। इतना तो टीचर को आइडिया हो जाता है, आप खुद समझदार हो कि रात दिन जब वही चीजें पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आप भी इतना ट्राई करते हो ना तो आप भी एक दिन ये सब कर पाओगे जो मैं कर रहा हूं या कोई भी टीचर करता है। पहला क्वेश्चन होता है कि आमाशय में भोजन कितनी देर तक रुकता है। आंसर क्या हो जाएगा, 4 घंटे। क्लियर है ना। कोशिश किया करो मन ही मन में आप खुद ही आंसर दे पाओ, अपने आप को ही आंसर दे पाओ। आमाशय में भोजन कितनी देर तक रुकता है, आंसर क्या हो जाएगा, 4 घंटे तक। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज काइम, काइम क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, पार्सली डाइजेस्ट फूड, पार्सली डाइजेस्ट फूड ऑफ स्टमक कॉल्ड काइम। आमाशय का अर्धपाचित भोजन जो होता है उसको क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। क्लियर है। अगला पॉइंट होगा HCl का पूरा नाम क्या है। बहुत छोटा सा घटिया क्वालिटी का क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको और ये एग्जाम में आया हुआ है। HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। HCl हमारी बॉडी के किस ऑर्गन में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है। ओके, HCl इफेक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि म्यूकस जो होता है, म्यूकस हमारे स्टमक को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। ओके, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन कहां होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आमाशय में होता है। आमाशय को शुद्ध भाषा में पेट कहा जाता है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो प्रोटीन का आंशिक पाचन तो होता है आमाशय में, जबकि प्रोटीन का पूरा पाचन होता है छोटी आंत में। ओके, आमाशय में कौन करता है, पेप्सिन करता है। ठीक है, जठर ग्रंथि जो होती है वो कहां पाई जाती है, हमारे आमाशय के निचले भाग में पाई जाती है, जिसे कहा जाता है पाइलोरिक। जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, तो आपका आंसर क्या होगा, जठर रस निकलता है। ओके, जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। क्लियर है। अब जाकर स्टमक हुआ है कंप्लीट। अब आप ये मत कहना अल्सर क्या होता है, क्योंकि मैं कई सारी चीजें क्लियर कर दूं कि आप इतनी टेंशन मत लो, एक चैप्टर पूरा तो होने दो मेरी तरफ से। पहली बात, पहले हमें करना क्या, पूरी थ्योरी कंप्लीट करनी है। अभी मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं आपको, स्टमक पढ़ा दिया, ऐसे लीवर हेडिंग डाल के पढ़ाऊंगा, फिर एक कंप्लीट फिगर बनाऊंगा मैं, उस पर पूरा का पूरा एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। इतना जब पूरा हो जाएगा ना हमारा, इतना कंप्लीट होने के बाद फिर इसके डिजीज पढ़ेंगे, डिजीज कंप्लीट होने के बाद फिर इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। हर चैप्टर में इतना कवर करना होगा और ये सब चीजें मैं खुद ही करने वाला हूं। ओके, तो अब बताओ मुझे टॉपिक समझ आया नहीं आया। अब अगर इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर दे दूंगा। मैंने बोला था ना 5 मिनट का टाइम दूंगा, जल्दी से डाउट पूछ लो। हाँ भाई, समझ आया या नहीं आया, यस या नो। अगर नो तो फिर डाउट क्या है वो डाउट सेंड करना, जल्दी से एक्टिव रहा करो थोड़े से। हाँ जी सर, सारा क्वेश्चंस करा दिए। हाँ, कम से कम 60 to 70 क्वेश्चंस एक चैप्टर के आप कंप्लीट करोगे तो फिर इससे ज्यादा और क्या करोगे भाई। एग्जामिनर भी तो कहीं ना कहीं हमारे लेवल का ही रखेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि आप SSC का एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पे IAS मेंस का क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम। क्लियर है सारे लोगों का। यस सर, सोम जी का clear, अभय का क्लियर। शिव का कमेंट है, सर जी समझ आ गया, बस कायम बता दीजिए। ठीक है, मैं बता दूंगा।
चलो ऑलमोस्ट लोगों का क्लियर है यहां तक। HCl जो वो एक्चुअल में पेप्सिनोजिन पड़ा हुआ होता है साइलेंट वे में एकदम। पेप्सिनोजिन जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है पेप्सिन के फॉर्मेशन के लिए, फिर पेप्सिनोजिन से फॉर्मेशन होता है पेप्सिन का। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। बलवंत पाइलोरिक भाग में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं और उन ग्लैंड से एक पदार्थ निकलता है जिसे कहा जाता है जठर रस। इस साल का कमेंट है व्हाट इज काइम। मेरे भाई यहां से जब फूड स्टमक में 4 घंटे तक रहेगा तो 4 घंटे के बाद उसमें फूड जो होगा उसका डाइजेशन हो चुका है, जितना जो कुछ भी स्टमक कर सकता था कर लिया फूड का, फिर भी बच गया कुछ, उसी को काइम कहा जाएगा। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक कॉल्ड काइम। आमाशय में पाचन के पश्चात बचा हुआ जो भोजन होता है उसी को काइम कहा जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। आमाशय के कितने भाग होते हैं, मैंने जितने बताए उतने ही भाग होते हैं। ठीक है? मैंने जितने बताए ना उतने ही भाग होते हैं। हाँ भाई, चलो आगे बढ़ जाए। क्वेश्चंस आपके टोटल कंप्लीट हो जाएंगे, सॉरी टिक हो जाएंगे, और वो मैं ऑन द स्क्रीन क्वेश्चंस टिक करा दूंगा। ओके, और बाकी आलतू फालतू के अगर आपके माइंड में कोई डाउट आ रहे हैं कि सर ये कैसे होता है, वे कैसे होता है, कि या HCl के अंदर भी क्या होता है और उसके अंदर भी क्या होता है, वहां भी क्या होता है, तो ये मुझे नहीं लगता कि लॉजिकल चीजें हैं। क्योंकि आपको सिंपल सी बात है, जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना उससे एक्स्ट्रा ही करा देंगे, आपके क्वेश्चन टिक हो। और बाकी आप भी समझदार हो कि इतने सारे डाउट क्लियर करने के लिए ना कि बाल की खाल निकालनी है ना, तो फिर सीधी सीधी बात है यार, PhD कीजिए। ठीक है ना। अब ये चीजें मैं थोड़ी बताऊंगा कि HCl क्या नाम है, एसिडिक क्यों है ये, तो मुझे नहीं लगता कि सारी की सारी चीजें मुझे क्लास में डिस्कस करनी हो। एक ऑर्गन कंप्लीट हुआ, अब जल्दी से हम लोग दूसरे ऑर्गन पे पहुंचने वाले हैं, और वो ऑर्गन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो, PDF मिलेगी, अच्छा लाइव क्लास में ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है, PDF ऐसे लिखा हुआ था कमेंट F। जो आपके डाउट है ना 80% डाउट मैं यहां लिख रहा हूं, PDF मिलेगी क्या, नेक्स्ट होगा कोर्स कितने दिन चलेगा। ठीक है, लिख देता हूं मैं आपके डाउट, PDF कब मिलेगी, कोर्स कितने दिन तक चलेगा, और हाँ नहीं, एक और होता है, हाँ मेरा नाम लो। हाँ हाँ हाँ, नाम लो। ये भयंकर डाउट है आपके।
वैलिडिटी कब तक रहेगी? आगे से याद रखना, ये सारे के सारे डाउट मुझसे मत पूछना। ज्यादा बकवासबाजी नहीं की मैं ब्लॉक करा दूंगा, पक्का बता रहा हूं। क्योंकि पीडीएफ मिलेगी, क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें मैं पहली क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, मेरा नाम लो तो ऐसा तो है नहीं यार, यहाँ पे कोई गांव में पहले होता था ना कि रामलीला चल रही है, रामलीला चल रही है, फिर वहां वो अनाउंसमेंट होता था ना, बोले ये राम सिंह की तरफ से 50 रुपए का इनाम, इनकी तरफ से इतना इनाम। नहीं चाहिए पीडीएफ, खुद से बनाया है नोट्स, बेस्ट है। वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। आगे बढ़ जाए। सर जी फूड डिके क्यों नहीं होता? क्योंकि एचसीएल कंट्रोल करता है डिके ऑफ फूड को। मनोज, ओके चलो, हेडिंग डालो अब आप, इंटेस्टाइन। आंत कितनी होती हैं? दो। एक तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, में आप बोलोगे इसको छोटी आंत, और इसके बाद होता है लार्ज इंटेस्टाइन। मानोगे थोड़ी कमेंट किए। ऐसे मैं सोच रहा था कि कमेंट ऑफ ही करा दिया करो तुम, मेरा भी थोड़ा सा टेंशन डाइवर्ट रहता है। कमेंट ऑफ करा दी, लास्ट में 15 मिनट के लिए ऑन, थोड़ा सा टाइम दे दिया करो लिखने का। कान्हा, बिल्कुल बिल्कुल, लिखने का टाइम दे दिया करेंगे। एक सेकेंड, हाँ भाई। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे। एक फिगर और बना लेते हैं बीच में, यही इधर बना देता हूं। सही भी बना, पूरा का पूरा स्टेप से स्ट्रक्चर फाइनली यहाँ आके कनेक्ट कर दो।
ये फर्स्ट पार्ट होगा छोटी आंत का, जिसे कहा जाता है ड्यूडेनम। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जेजुनम, यानी कि मध्य। और इस वाले भाग को कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है इलियम, शेषांत। ये तो मैंने स्टार बनाए हुए हैं, ये तो हैं छोटी आंत के भाग। ठीक है, बड़ी आंत के भाग कौन कौन से होते हैं? इस वाले भाग को कहा जाता है सीकम। ठीक है ना, इसे कहा जाता है क्या? कोलोन। सीकम, सीकम के बाद क्या कहा जाता है? कोलोन, सीकम कोलोन। और इस वाले भाग को कहा जाता है रेक्टम, यानी कि मलाशय। स्टार वाले जो भाग देख रहे हो ना आप, तीन, ये तो है बड़ी आंत के, सॉरी छोटी आंत के। और डायरेक्ट जो लिख रखे हैं ना, ये है बड़ी आंत। यहां नाम लिखूंगा, समझ? एक छोटी आंत का फाइनली पार्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी लेंथ पढ़ते हैं कितनी। तो ध्यान से समझना, 6 to 6.9 मीटर तक हो इसकी जो लेंथ हो, जबकि इसकी लेंथ कितनी होती है? 1.5 मीटर। तो फिर इसको जब लेंथ ज्यादा है तो छोटा क्यों कहा जाता है? तब आंसर होगा इसका जो डायामीटर होता है ना, इसका डायामीटर होता है कम, और इसका डायामीटर कैसा होता है? ज्यादा। मतलब कि आप सीधा सीधा ऐसे ध्यान रखो, मोटाई के आधार पर कहा जाता है इसको ज्यादा। ओके, मोटाई के आधार पर कहा जाता है इसको ज्यादा। क्या नाम है? बड़ा। ठीक, अब देखो अगला पॉइंट, यहां इसके कितने भाग होते हैं? तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसका भाग मैंने पहला वाला बताया ग्रहणी, दूसरा वाला बताया मैंने इसका भाग कौन सा? मध्यांत्र। और लास्ट बताया मैंने इसका भाग जो है कौन सा है? इलियम। इनके बारे में समझ। ग्रहणी वाला भाग किससे जुड़ा हुआ होता है? तब आंसर होगा कनेक्टेड विद स्टमक। ठीक है ना, ये किससे जुड़ा हुआ होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये आमाशय से, ये आमाशय से जुड़ा होता है। इलियम वाला भाग किससे जुड़ा हुआ होता है? तो आपका आंसर होगा कनेक्टेड विद लार्ज इंटेस्टाइन। ये बड़ी आंत से जुड़ा है। मिडिल वाले पार्ट की अगर हम बात करेंगे, मध्यांतर वाला जो पार्ट होता है जेजुनम वाला, याद रखना, ये जेजुनम वाला जो पार्ट है, ये एक तो मिडिल पार्ट है, और इसमें क्या होती है? ब्लड सप्लाई इसी में होती है डायरेक्ट। अगर आपसे पूछा जाता है कि बड़ी आंत के किस भाग में पहले ब्लड जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? मध्य आंत। और सबसे मेजर पार्ट कौन सा है? आ, मतलब जो वर्क के बेस पर देखा जाए तो इलियम है। ठीक है ना, ये वाला भाग क्या करता है? डाइजेशन करता है, इलियम वाला भाग है। फाइनली बड़ी छोटी आंत का कार्य क्या है? तो इस बात को समझना, मैं क्या लिख रहा हूं यहां। इसका अगर आपसे कार्य पूछा जाता है छोटी आंत का, तो इसका कार्य होगा एक तो डाइजेशन, दिख रहा है ना यहां तक, एक तो डाइजेशन,
प्लस डाइजेशन में आपको वर्ड जोड़ना है कंप्लीट, कंप्लीट डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन। अब देखो मैंने डाइजेशन के आगे तो कंप्लीट लिखा हुआ है, लेकिन एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण के आगे नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। कंप्लीट क्या करना, एब्जॉर्प्शन करना, इसका मेन फंक्शन होता है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, यानी कि पूर्णतः क्या करना, पूर्णतः अवशोषण करना। इसका मेन फंक्शन होता है पूर्णतः क्या करना, अवशोषण करना। क्लियर है? अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि छोटी आंत में ऐसा क्या होता है कि ये डाइजेशन कर देती है, पूरी तरह से डाइजेशन कर लेती है छोटी आंत जो है। तो आप ध्यान से समझना, छोटी आंत में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहा जाता है बिलाई। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उंगली नुमा संरचना होती है। तो आप बिल्कुल ऐसे समझ लो कि ये स्ट्रक्चर है छोटी आंत के ट्यूब अंदर का, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है? और ये जो पॉइंट है इन्हीं को क्या कहा जा रहा है, बिलाई कहा जा रहा है। इसके बीच में या फूड आता है तो ये इस पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, एक कटर जैसा कार्य करते हैं। और फाइनली जो बड़ा सा फूड था ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो टूटने को ही तो डाइजेशन कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि छोटी आंत में भी पाचन क्रिया कौन करने का कार्य करता है, तो तुरंत आपका आंसर क्या होना चाहिए सर, बिलाई। उंगली नुमा संरचना जो होती है उसको क्या कहा जाता है, बिलाई कहा जाता है, जो कि डाइजेशन की क्रिया को पूरा करने का कार्य करती है। ओके, बड़ी आंत को मैं कराऊंगा कल। आप आज की क्लास का आपका जो भी डाउट बचा हुआ है वो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो किसी का अगर कोई डाउट बचा हुआ है तो। हाँ जी, सृष्टि का कमेंट आ रहा है कि हाँ, मीट का डाइजेशन कितनी देर में हो जाता है, लगभग 48 से लेकर 48, मतलब एवरेज आप ये मान के चलो 48 घंटे के समथिंग अबाउट लगता है उसमें, 48 घंटे में हो जाता है। विलाई दोबारा बता दो एक बार। विलाई जो होते हैं हमारी जैसे ये है ट्यूब है, ये इस ट्यूब के अंदर की तरफ कांटेनुमा संरचना होती है जिसको क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क एक बार फिर से बता दीजिए सर। भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहां होता है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है, जबकि पूर्ण रूप से अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ओके, छोटी आंत का कार्य जो है वो होता है पूरी तरह से क्या करना, भोजन का पाचन करना। ठीक है, ग्रहणी का कार्य क्या है, ग्रहणी एक तो जंक्शन का कार्य करती है, ये स्टमक, लीवर और पैनक्रियाज को जोड़ने का कार्य करती है। दूसरी बात ग्रहणी में होता है इमल्सिफिकेशन। ठीक है ना, इमल्सिफिकेशन जानते हो, यानी कि फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है ग्रहणी के अंदर, ये ग्रहणी का कार्य हो जाएगा। ओके, और कोई डाउट किसी का? पैनक्रियाटिक ग्लैंड कहाँ होती है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो होती है वो पैनक्रियाज को ही पैनक्रियाटिक ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी नहीं। हाँ जी, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब किए जाते हैं या डाइजेस्ट किया जाता है, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब किया जाएगा।
और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसका सेलुलर रेस्पिरेशन होने के बाद फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। सर जी गैस्ट्रिक जूस वाइल्ड जूस अलग होता है क्या? बिल्कुल मनोज, गैस्ट्रिक जूस जो है वो निकलता है हमारे पेट से, आमाशय से, जबकि वाइल्ड जूस निकलता है लीवर से। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, जबकि वाइल्ड जूस में कोई एंजाइम नहीं होता। जैजुनम का वर्क क्या है सर? ये तीनों ही मिलकर जैजुनम और इलियम मिलकर भोजन का पाचन करते हैं, लेकिन ज्यादा कौन करता है? तो आंसर होगा इलियम। पेट में एसिडिटी कब होती है? पेट में एसिडिटी तब होती है जब HCl का सीक्रेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो इसको कहा जाता है हाइपर सीक्रेशन कहा जाता है, सॉरी हाइपर एसिडिटी कहा जाता है, जिसे हम बोलते हैं ना तेजाब बनना। ओके, तो वो HCl का अमाउंट ज्यादा रिलीज होने पर ऐसा होता है। मलाशय को इंग्लिश में रेक्टम कहा जाता है, रेक्टम। काइम जब स्मॉल इंटेस्टाइन में किया कहलाता है। काइम को पर्टिकुलर ऐसा कोई नेम नहीं दिया जाता। काइम जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, उसका डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद तो सीधा सीधा फिर वेस्टेज वेस्टेज वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है, मल शब्द प्रयोग किया जाता है उसके लिए। ओके, विलाई क्या है सर? कांटेनुमा संरचना है, या फिर आप ऐसे समझ लो जैसे हमारी उंगलियों पे निशान होते हैं, ऐसे छोटी आंत के अंदर स्ट्रक्चर होती है, और वही क्या करती है? फूड को ऐसे फ्रैक्शन क्रिएट करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करती है, जिसे डाइजेशन कहा जाता है। ओके, पैनक्रियाज कहां होता है? पैनक्रियाज कहां होता है? लास्ट क्लास में बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, स्टमक के जस्ट नीचे होता है। सर कोलोन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये बाहर की तरफ ये वाले जो भाग हैं, ठीक है, इसको कहा जाएगा असेंडिंग, इसको कहा जाएगा डिसेंडिंग, इनको कहा जाता है इसको कहा जाता है कोलोन। ये बड़ी आंत का भाग है, ठीक है। भोजन में सबसे पहले किसका अवशोषण होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन होगा? नहीं, वाटर नहीं, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। वाटर का तो लास्ट में जाके बड़ी आंत करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाटर का पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं करती है। ओके, ठीक है। रेनिन में कैसिनोजिन क्या है? आप एक तरह से ऐसे कह सकते हो कि रेनिन का जो फंक्शन होता है ना, उसी को कैसिनोजिन कहा जाता है। मतलब मिल्क में से क्या करना? कैसिन प्रोटीन को अलग करना ही कैसिनोजिन कहलाता है, जो कि कौन करता है? रेनिन करता है इस कार्य को। पूजा, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूं, ओके, क्योंकि सब हर टीचर के अपने अपने पढ़ाने का तरीका है, हो सकता है उनको वो तरीका ज्यादा पसंद हो। सीकम क्या है? ये छोटी आंत का भाग है, सॉरी बड़ी आंत का भाग है ये वाला। देखो बड़ी आंत का ये वाला भाग कहलाता है सीकम, ये वाला भाग कहलाता है कोलोन, और ये वाला भाग कहलाता है रेक्टम। और किसी का कोई डाउट? जियो का नया बैच कब आएगा? स्पेशल बैच 11 नवंबर, ज्योग्राफी स्पेशल बैच, और वो टारगेटेड होगा CDS PCS, रीट का एग्जाम, या ग्रेड 1 टीचर का जो एग्जाम होता है, नेट JRF का एग्जाम होता है, उसके लिए टारगेटेड होगा, ठीक है। और वो उसमें ज्योग्राफी जो है वो 100 आवर्स से ज्यादा पढ़ाई जाएगी, 100 घंटे से भी ऊपर तक उसमें कवर कराई जाएगी ज्योग्राफी। ट्रिप्सिन कहाँ है सर? स्मॉल या लार्ज? ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, वो बताऊंगा मैं अगली क्लास में, कल की क्लास में बताऊंगा। क्या फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एसिडिक होता है? नहीं। जो वाइल्ड जूस निकलता है ना, वाइल्ड जूस उसको बेसिक में बदल देता है। एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में अंतर क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है तोड़ना, और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है उसको सोखना। ओके, उसका मतलब होता है सोखना, एब्जॉर्प्शन का मतलब, ये टर्म तो समझ में। व्हाट इज लाइपेज? पैनक्रियाटिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक का नाम होता है ट्रिप्सिन, एक का नाम होता है लाइपेज, और एक का नाम होता है एमाइलेज। ये आपको पढ़ने को मिलेगा कल की क्लास में। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि लीवर के बारे में पढ़ाऊंगा, और कम से कम 1.5 से 2 घंटे में पूरा होगा जाके। लीवर सबसे मेजर पार्ट माना जाता है हमारे पूरे के पूरी बॉडी का, ब्रेन के बाद। सर मेरा कमेंट दिखा नहीं? आपका कमेंट कहाँ दिखेगा? हाँ हाँ,
नया एस्पेक्ट बनवा के लाऊंगा, उसमें कमेंट दिखेगा आप। यूपीएससी कवर होगा, स्पेशल मेंस और नोट, बिल्कुल कोशिश पूरी पूरी रहेगी। टाइम हो गया भाई। सर टंग में और इंटेस्टाइन में विलाई पाए जाते हैं। कान्हा टंग में बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो विलाई होते हैं, ठीक है। और वही चीज जब बड़े लेवल की होती है तो वो यहां पाई जाती है, ठीक है। टंग जो होती है हमारी उसमें बहुत छोटे छोटे होते हैं। सर एब्जॉर्प्शन बिग इंटेस्टाइन में होता है, बिग नहीं लार्ज होगा वो। दोबारा सुनो पूरी तरह से पाचन कर लेगी ये और अवशोषण भी कर लेगी। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ होता है उसका अवशोषण करती है ये। तो पूरी तरह से अवशोषण इसका कार्य है, बाद बाकी सारे कार्य छोटी आंत करती है। बस एक बात ध्यान में रखो, ये अपेंडिक्स है, ओके। यहां आप लोग काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है। बस एक बात ध्यान रखो कि इसका एक कार्य है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, पूर्णतः अवशोषण, बाद बाकी सारे कार्य इसके हैं। सर वक्कल कैविटी का क्लास नहीं हुआ है सर, टीथ के बाद आज ही हुआ है क्लास, उसके बाद आज ही क्लास हुआ है, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने, सीधा सीधा कराया, ओके। इस चैप्टर को पूरा होने दो, करीब 60 से 70 क्वेश्चन से लगवा दूंगा बढ़िया तरीके से, एक चैप्टर पूरा हो जाएगा। ऐसे ही फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलो हाँ, कल की क्लास में मिलते हैं, कल भी मेरी क्लास है। जैजुनम की शेप कैसी होती है? कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, कुंडली नुमा संरचना होती है, ऐसे घूमी हुई, ओके, घूमी हुई संरचना होती है। कैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? कॉइल्ड नहीं जानते? कॉइल्ड स्ट्रक्चर होना, जलेबी जैसा होना, इसकी कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो जाएगी, ओके, ठीक है। चलो मैं कल की क्लास में मिलूं। अपेंडिक्स निकल जाए तो कोई परेशानी तो नहीं होगी ह्यूमन को? कोई परेशानी नहीं होगी, अगर बशर्ते ह्यूमन जो घास ना खाता हो, और जो घास खाता होगा उसको जरूर दिक्कत होगी, क्योंकि वो घास का ही पाचन करता है। रेक्टम क्या करता है? रेक्टम आज कुछ नहीं करेगा, जो करेगा रेक्टम कल करेगा, ओके? चलो अच्छा, एक बार लास्ट मुझे ये और बता दो कि टॉपिक ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ या ना एक बार कमेंट करना, तब मैं क्लास ऑफ करूंगा। वोमिटिंग कैसे होती है वो कल पूछ लेना यार, ऐसी चीजों का नाम मत लिया करो, पता चले ऐसी है ना कुछ वोमिटिंग। हाँ भाई, कैसे अनु जल्दी से कमेंट करो, ठीक चल रहा है ना अभी? प्रभात गुड नाइट। अरे बड़ी हाथ में पथरी नहीं होती भाई, या तो पथरी किडनी में होगी या पित्ताशय में होती है। बड़ी हाथ में पथरी कब से होने लग गई? दो जगह होती है, ओके। माय गॉड, इतने सारे लोगों की कमर, जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत अच्छा, ओके, थैंक यू। टीथ का टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, मैं चेक कर लूंगा, अगर ऐसा होगा कि टीथ का टॉपिक पूरा नहीं हुआ होगा तो कल लास्ट में करा देंगे, ओके। परेशान मत हुआ करो, बिल्कुल जो आप कहोगे, जैसे कहोगे वैसे होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है आप लोग इतने हड़बड़ा जाते हो, आप पता नहीं सुनेंगे, हाँ आगे हमारी बात सुनी जाएगी नहीं, सारी की सारी बातें सुनी जाएंगी, बिल्कुल परेशान मत हुआ करो, एकदम रिलैक्स रहा करो, ठीक है। रिलैक्स रहा करो, कोशिश किया करो, मैं फिर समझा रहा हूं आपको कि जब मैं पढ़ाने लगूं
तो कोई भी डाउट ना हो। अब देखो कम से कम आज की क्लास में 20 से 25 मिनट के समथिंग अबाउट मैंने क्या नाम है डाउट लिया आपके। अपेंडिक्स की लेंथ कितनी होती है? 2 इंच होती है सुनील। तो ऐसा भी नहीं होता कि आपके डाउट बताना नहीं चाहते हम लोग, बस टाइमिंग सही होनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना मैं बता रहा हूं किसी चीज के बारे में, आपका डाउट चल रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, चलो मैं कल मिलता हूं आप लोगों से। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और ये स्पीडोमीटर लगी जाएगा, स्पीड 2 करके साथ के साथ इनको रिवाइज करते चलो, नोट्स भी रिवाइज किया करो। ठीक है, नोट्स भी रिवाइज करो, साथ के साथ खुद के नोट्स बनाओ, ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, पीडीएफ क्या अपलोड हुई नहीं है अभी? अगर नहीं हुई है ना तो मैं चेक करा लूंगा, अपलोड करवा दूंगा, हो सकता है इस जगह के एज यूजर रहे कि मेरा नाम लो, ये है वो। चलो ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।